नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है पिया मिलन। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अनुपमा के पिता एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। अनुपमा के पिता का देहांत तभी हो गया था जब वह छोटी थी। अनुपमा के पिता के जाने के बाद उसकी मां ने कंपनी की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। अनुपमा की मां ने एक अच्छी मां की सभी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी और अनुपमा ने भी कभी अपनी मां को निराश नहीं किया था। टैलेंट की कमी ना थी अनुपमा में, वह अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट ही आती थी। कॉलेज का डांस कंपटीशन हो या सिंगिंग या कभी कोई स्पीच देना हो, सब में परफेक्ट थी अनुपमा। अनुपमा बंदिशों में रह करके जीने वाली लड़की नहीं थी, उसे घूमना अच्छा लगता था। अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखना, उनके साथ मौज मस्ती करना उसे खूब भाता था। वह खूब हंसती थी, खूब बातें करती थी। इन सब गुणों के साथ साथ अनुपमा का मायूस सा दिखने वाला चेहरा और उसकी नीली आंखें उसे और भी अधिक सुंदर बना देती थी। इतनी सुंदर हो करके भी वह अभी तक किसी के प्यार में नहीं पड़ी थी। इसकी वजह थी कि अनुपमा प्रेम को एक जन्म का रिश्ता नहीं मानती थी, ना ही उसकी नजर में प्रेम ऐसा था कि आज किसी से हो गया और कल किसी और से। उसकी नजर में प्रेम का रिश्ता जन्म जन्मांतर का था। वह ट्रू लव में विश्वास करती थी। शायद उसे उसका वह ट्रू लव अब तक नहीं मिला जिसकी अनुपमा को तलाश थी। इस सब के बीच जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अनुपमा की जब ग्रेजुएशन कंप्लीट ही हुई थी तभी अनुपमा की मां अनीता की तबीयत अचानक खराब हो गई। तब डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। अब अनुपमा की जिम्मेदारी थी कंपनी की बागडोर अपने हाथों में लेने की। इस जिम्मेदारी ने उसे समय से पहले ही परिपक्व बना दिया था और अनुपमा को अपनी जिम्मेदारी का बखूबी एहसास भी हो गया था। जिस विश्वास पर उसकी मां ने उसे कंपनी की बागडोर सौंपी थी, उसने वह जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाई भी थी। किंतु जिम्मेदारियों ने उसकी मासूमियत, उसके चेहरे की हंसी, कॉलेज की वह मौज मस्ती सब छीन लिया था। वह अब केवल एक ही किरदार जी रही थी, वह था एक कंपनी की मालकिन का। अनुपमा को लगता था कि अगर सभी स्टाफ से ठीक से काम निकालना है तो उसे अपने चेहरे पर गुस्से वाला मुखौटा लगाना ही होगा, अन्यथा कोई उसकी बात को सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन वह मुखौटा ओढ़ करके वह अपनी वास्तविक पहचान को भूलती गई। इस नकली मुखौटे ने उसकी वास्तविक पहचान को पूरी तरह से ढक लिया था। इस मुखौटे ने उसकी वास्तविक पहचान को एक बार जो ढका था तो फिर उसे अभी तक उससे बाहर ही नहीं निकलने दिया। वह यह मुखौटा ओढ़ करके भूल गई थी कि वह कंपनी की मालकिन होने के साथ साथ एक लड़की भी है। उसके अंदर भी एक दिल है जो कि शायद उसके किसी अपने के लिए धड़कना चाहिए, धड़कना चाहता है। लेकिन अनुपमा ने अपने दिल को भी अपने साथ कठोर बना लिया था। वह अपना दिल केवल और केवल अपने काम में ही लगाती थी। अपने दिल को भी उसने बाकी कर्मचारियों की तरह काबू में कर लिया था। अनुपमा ने इस कदर ऑफिस स्टाफ पर अपना रुतबा बना लिया था, उसका नाम सुनकर के ही कर्मचारी सहम जाते थे और ऑफिस में अनुपमा मैडम के आते ही शांति फैल जाती थी। अनुपमा का इस तरह का खौफ था। इंसान तो इंसान, मशीनें भी उसके सामने आवाज नहीं करती थी, क्योंकि मैडम के सामने टाइपिंग भी इतने संभल करके की जाती थी कि कहीं कीबोर्ड की आवाज मैडम के कानों में ना पड़ जाए और वह कहीं बिगड़ने ना लग जाए। अनुपमा का मानना था कि जिस तरह वह कभी किसी की सैलरी और बोनस में देरी नहीं करती है, उसी प्रकार वह स्टाफ से अपेक्षा रखती है कि कोई भी कर्मचारी एक मिनट भी लेट ना हो, क्योंकि उसे डिसिप्लिन पसंद है। अगर कोई कर्मचारी
कर्मचारी गलती से भी 1 मिनट भी लेट हो जाता तो उस दिन उसे हाफ डे की सैलरी ही मिलती थी। इस डर से कोई भी कर्मचारी लेट नहीं होता था, बल्कि ऑफिस टाइम से 5 मिनट पहले ही वो ऑफिस पहुंच जाते थे। अनुपमा के सभी स्टाफ उसे पीछे पीछे खूब कोसते थे, उसे बुरा भला भी कहते थे और कहीं ना कहीं अनुपमा को यह पता भी था कि स्टाफ उसके बारे में क्या सोचता है। एक दिन अनुपमा अपने ऑफिस रूम में थी, उसे उस दिन कुछ काम था, इसलिए वह सुबह जल्दी ऑफिस आ गई थी। लेकिन बाहर स्टाफ इस बात से बेखबर थे, इसलिए शर्मा जी ने मैडम पर अपनी खुन्नस निकालते हुए वर्मा जी से कहा, पता नहीं मैडम खुद को क्या समझती हैं, सीधे से तो बात ही नहीं करती हैं, जब देखो उनके चेहरे पर गुस्सा ही रहता है। वर्मा जी ने भी शर्मा जी का साथ देते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहते हो शर्मा जी, आप ये ना खुद चैन से रहें और ना हमें भी चैन से जीने दें। जब देखो भूखी शेरनी की भांति हम सबके पीछे पड़ी रहती हैं। नॉर्मल ब्रेक के अलावा घड़ी भर का आराम भी नहीं मिल पाता है। अगर कभी मन होता भी है तो थोड़े पैर सीधे कर लें तो डर लगा रहता है कहीं वह हिटलर ना आ जाए। अधिकतर इंसानों की यह प्रवृत्ति होती है कि अगर उनके किसी शत्रु की कहीं बुराई हो रही हो तो 2-4 बातें कहे बिना उनसे रहा नहीं जाता है। ऐसा ही हाल कुछ चौबे जी का भी हुआ। वह भी तो मैडम के सताए हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वर्मा जी और शर्मा जी मैडम की बुराई कर रहे हैं तो क्यों ना वह भी मैडम के बारे में कुछ बोल करके अपना मन हल्का कर लें। इसी मनसा से चौबे जी भी शर्मा जी और वर्मा जी के पास आ गए और उन्होंने भाव व्यक्त करते हुए कहा, आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतनी हिटलर औरत मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखी है। पिछले 5 सालों से देख रहा हूँ, जब से ऑफिस आना शुरू किया है, मजाल है एक दिन का अवकाश किया हो, वह तो सैटरडे और संडे की तो उनकी मजबूरी है। अगर उनका बस चले तो उस दिन भी छुट्टी ना खुद ले और ना हमें लेने दें। तभी ऑफिस पियोन उनके पास आकर के धीरे से बोला, और कर लो मैडम की बुराई चौबे जी, आपको पता नहीं है कि आज वह हिटलर सुबह से ही ऑफिस में है और आप तीनों को अपने ऑफिस रूम में बुला रही हैं। यह खबर सुनते ही वर्मा जी का चेहरा बिगड़ गया, उनके चेहरे पर खिली हुई हंसी पल भर में गायब हो गई। तब वर्मा जी ने रोनी सूरत बनाते हुए शर्मा जी से कहा, आपकी वजह से ये सब हुआ है शर्मा जी, आप मैडम के बारे में कुछ ना कहते तो ये नौबत ही नहीं आती। चौबे जी ने भी अपना मुंह बनाते हुए कहा, आप दोनों की वजह से मैं भी फंस गया। आप दोनों मैडम के बारे में ना कुछ बोलते और ना मैं भी मैडम जी के बारे में कुछ कहता। शर्मा जी ने वर्मा जी और चौबे जी को समझाते हुए कहा, अब जो हो गया सो हो गया, चलो अंदर चलते हैं, पता नहीं कल से ऑफिस आना नसीब में लिखा भी है या नहीं। तीनों उदास होकर के मैडम के ऑफिस रूम की तरफ जाने लगे। जब पियोन ने तीनों को मैडम के ऑफिस रूम की ओर जाते हुए देखा तब उसने उन्हें रोकते हुए कहा, मैडम जी ने नहीं बुलाया है, जाओ अपना अपना काम करो, नहीं तो अब देख लिया तो जरूर बुला लेंगी। तभी मैडम के ऑफिस रूम का गेट खुलता है। गेट को देखते ही शर्मा जी और वर्मा जी और चौबे जी फुर्ती से अपनी जगह पर आकर के बैठ गए और अपना अपना काम करने लगे। किस्मत शायद तीनों के साथ थी, मैडम की नजर पड़ने से पहले ही तीनों अपनी जगह पर बैठ गए थे। जब मैडम उनके सामने से बिना कुछ कहे निकल गई तब तीनों की जान में जान आई। ये था हमारी अनुपमा मैडम का खौफ। अनुपमा के एक इशारे पर पूरा ऑफिस स्टाफ चलता था। ऐसा नहीं था कि अनुपमा दिल की बुरी थी, वह अपने स्टाफ की सभी जरूरतों का ख्याल रखती थी। उसका सबसे कहना था कि अगर वह खुद रूल्स तोड़े तो आप सब उसे टोक सकते हैं और फिर आप भी रूल तोड़ सकते हो, लेकिन अगर वह रूल्स फॉलो कर रही हैं तो सबको रूल्स फॉलो करना ही पड़ेगा। शर्मा जी, वर्मा जी और चौबे जी आज लंच भी जल्दी कर वापस अपनी चेयर पर आ गए थे और तब से ही बेचारे बराबर काम में लगे थे। उन्हें अब भी डर था कि कहीं मैडम फिर से ना उनके पास आ जाएं। लेकिन तभी मैडम ने तीनों को किसी काम से अपने ऑफिस रूम में बुलवाया। तीनों यह खबर सुन करके घबरा तो गए थे, किंतु मैडम ने बुलाया था तो जाना तो था ही। तब तीनों एक दूसरे की ओर सहानुभूत भरी नजरों से देखते हुए खड़े हुए और चुपचाप भोले बन करके मैडम के सामने जा करके खड़े हो गए। तीनों को देख करके आज ऐसा लगता था मानो इनसे भोला भाला इंसान कोई है ही नहीं। मैडम ने तीनों की ओर एक बार देखा और फिर अपने सिस्टम पर देखते
देखते हुए उनसे कहा, आज आप लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया है। जो काम कल तक पूरा करना था वह आपने आज ही पूरा कर दिया। वेल डन, अच्छा लगा यह देख करके। अब तीनों ने मैडम को थैंक्स कहा। अनुपमा, आपको लगता होगा कि मैडम नाराज रहती हैं, हमेशा ऐसा नहीं है। जिस तरह आप मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं भी अपनी माँ की जिम्मेदारी निभा रही हूँ। आप सब जानते हैं कि माँ की तबीयत खराब होने के बाद कितने मुश्किल हालातों से गुजरी थी हमारी कंपनी। अगर मैं तब सीरियस ना होती तो आप ही बताइए, आपको जो सैलरी समय पर मिल जाती है क्या मिल पाती? मेरा नाराज होना आपको बुरा लगता है, मैं जानती हूँ, और मैं यह भी जानती हूँ कि आप सब मेरे बारे में क्या सोच रखते हैं। मगर एक बात बताइए, कभी बेवजह आपसे किसी को भी मैंने कुछ कहा है क्या? आप एक बार भी मुझे ये बता दीजिए कि मैंने जब आप में से किसी को भी कुछ बेवजह कहा हो। अगर आपको लगता है कि नियमों का पालन करने से इंसान हिटलर बन जाता है तो मैं हूं हिटलर। आप सबको अगर मुझे हिटलर कह करके खुशी मिलती है तो कहिए हिटलर, मगर मुझे डिसिप्लिन में रह करके काम करना पसंद है और मैं वह हमेशा करती रहूंगी और अपने स्टाफ से भी डिसिप्लिन फॉलो कराती रहूंगी। फिर चाहे आप मुझे हिटलर कहें या जो आपके मन में आता है वह कहते रहिए। शर्मा जी ने अपना सिर झुकाए धीरे से कहा, सॉरी मैडम। तब वर्मा जी और चौबे जी भी ने मैडम से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। अनुपमा, आप सब जानते हैं मैं भले आपकी बॉस हूं, लेकिन आप सब मुझसे बड़े हैं और मैं आप सबको रिस्पेक्ट भी करती हूं। अगर कभी आप लोगों से मैंने कुछ कहा होगा तो नियमों का पालन करने के लिए ही कहा होगा। अब आप तीनों मुझे यह बताइए कि नियम का पालन करना मुझे आपसे सीखना चाहिए था या आप लोगों को मुझसे? सही बात तो यह है कि बड़े छोटों को नियम पर चलना सिखाते हैं, किंतु आपने जब अपना काम नहीं किया तो मजबूरन मुझे यह करना पड़ा। तीनों अपनी गर्दन झुकाए हुए खड़े चुपचाप मैडम की बातें सुन रहे थे। उन्हें आज मैडम की एक एक बात में सच्चाई नजर आ रही थी। अनुपमा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, उम्मीद करती हूँ मैं अपनी बात को आपको समझा सकी हूँ। अगर आप में से कोई कुछ कहना या पूछना चाहता है या किसी को मुझसे कोई शिकायत है तो आप निसंकोच मुझसे कह सकते हैं। वर्मा जी ने कहा, नहीं मैडम, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तब शर्मा जी और वर्मा जी ने भी वर्मा जी की लाइन दोहरा दी, अनुपमा, आप जो मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं वह मुझे किसी ना किसी तरह पता लग ही जाती है। जब बाद में पता लगता है कि कोई मेरे बारे में गलत बोल रहा था तो बुरा लगता है, यह जान करके कि आप मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे गलत बोलते हैं। अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो मेरे सामने कहिए, हम बात कर अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं, मगर इस तरह से पीठ पीछे कहना जो अनुचित है ना। तीनों मैडम की बात चुपचाप खड़े होकर के सुन रहे थे, किंतु किसी ने कुछ नहीं कहा। तीनों को चुप देख करके मैडम ने कहा, अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो आप जा सकते हैं। तब तीनों गेट खोल करके बाहर चले जाते हैं। यह खबर कुछ ही समय में सभी ऑफिस स्टाफ में फैल गई थी। तब सब ही सतर्क हो गए थे कि अब अगर मैडम के बारे में कुछ बोलेंगे तो सोच समझ करके ही, अन्यथा नहीं बोलेंगे। अनुपमा अपने ऑफिस स्टाफ में उतनी ही बात करती थी जितनी जरूरत होती थी। अनुपमा के स्टाफ के साथ कम बात करने के पीछे की वजह थी उसके अपने वसूल थे। अनुपमा का मानना था अगर स्टाफ से काम कराना है तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा, अन्यथा हो सकता है स्टाफ उसे सीरियसली ना ले। अनुपमा का नेचर अनुशासित जरूर था, लेकिन वह जरूरतमंदों की मदद करने में पीछे नहीं थी। जितनी वह लोगों की मदद कर सकती थी उतनी अवश्य किया करती थी, लेकिन वह मदद कर किसी को जताती नहीं थी कि उसने किसी की मदद की है। उसने अपने ही ऑफिस की हाउस कीपिंग स्टाफ सुनीता की बेटी की शादी में बिना उसे बताए 1 लाख रुपए उपहार में दिए थे, लेकिन सुनीता अब तक नहीं जानती थी कि वह 1 लाख रुपए का लिफाफा शादी में कहां से आया था। लेकिन सुनीता अब भी यही समझती थी कि मैडम ने उसकी बेटी की शादी में कुछ नहीं दिया। कितना अच्छा होता अगर किसी को किसी का दिल पढ़ना आता, तो सुनीता की तरह कितने ही लोग जो अपने और पराये में भेद नहीं कर पाते वह भी आसानी से जान पाते कि कौन अपना है और कौन पराया है। इंसान की आदत होती है वह मीठा बोलने वाले को ही पसंद करता है और वह यह भूल जाता है कि कभी कभी जो बाहर से दिखता है वह वास्तविक नहीं होता है। ऐसी ही थी अनुपमा मैडम, बाहर से कठोर और अंदर से सीधी साधी बहुत ही मासूम सी लड़की। यह बात भी सच है, अगर आप अच्छे हैं
तो लोग एक दिन आपकी रिस्पेक्ट अवश्य करते हैं। देखते हैं अनुपमा मैडम के सभी स्टाफ को उनकी अच्छाई और उनकी खूबियां कब नजर आती हैं। ऑफिस में आज कुछ पिछला काम पेंडिंग था तो अनुपमा को वह काम खत्म करते हुए ज्यादा समय लग गया था। जब वह अपने घर पहुंची तो रात हो चुकी थी। घर जाकर के अनुपमा ने अपने कपड़े बदले और हाथ मुंह धुलने के बाद सीधा माँ के कमरे में चली गई। माँ कोई पुस्तक पढ़ रही थी। माँ को पढ़ते देख करके अनुपमा ने पूछा, माँ आप सोई नहीं, अभी तक जाग रही हैं? मुझे लगा कि आप सो गई होंगी। माँ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी बेटी, आने में तुम्हें देर कैसे हो गई? अनुपमा ऑफिस में कुछ काम पेंडिंग था माँ, बस उसी में ज्यादा समय लग गया। माँ कब तक और बेटा कितना भागती रहोगी खुद से? तुम्हें इस तरह देख करके बहुत दुख होता है मुझे। कहते हुए माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। अनुपमा ने माँ को समझाते हुए कहा, आप मेरी फिक्र क्यों करती हो माँ, मैं खुश हूँ। माँ क्या सच में बेटा तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम्हारा भी कोई अपना ख्याल रखने वाला हो, जो तुमसे अपना सुख दुख बांटे? अगर कभी खुश होने का मन करे तो उसके गले लग अपनी खुशियों को तुम और बढ़ा सको, और अगर कभी उदास हो, रोने का मन करे तो उसके कंधे पर सिर रख करके तुम रो सको। अनुपमा माँ आप हमेशा ही मुझसे किसी न किसी बहाने पूछती रहती हैं, मगर आज मैं आपको अपने दिल की बात जरूर बताऊंगी। माँ आप जिस साथी की बात कर रही हैं, ऐसा अभी तक मुझे कोई नहीं मिला जिसको देख करके मुझे लगा हो कि जो मुझे पसंद करता हो, ना कि एक बड़ी कंपनी की मालकिन को। मैं अगर शादी की बात कल से शुरू कर दूं तो हजार क्या लाखों रिश्ते मेरे लिए मेरी दौलत देख करके आ जाएंगे, मगर माँ क्या ये रिश्ते कभी मुझे वह खुशी दे सकेंगे जिसकी मुझे तलाश है? माँ मेरा भी मन करता है कि कोई मेरा अपना हो जिससे अपना दुख सुख मैं बांट सकूं, जिस पर विश्वास कर मैं अपनी कंपनी की जिम्मेदारी सौंप दूं और खुद मैं आपके साथ रह करके घर में उनके पसंद का खाना बना करके उनके ऑफिस से आने का इंतजार करूं। मैं भी इंसान हूं मम्मा, यह दोहरी भूमिका जीते जीते मैं भी थक गई हूं। कहते हुए अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगे और रोते हुए उसकी हिचकी बंध गई। तब माँ ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, चुप हो जा मेरी बच्ची, रोते नहीं है, गलती मेरी ही है जो माँ हो करके भी तुझे तुम्हारा यह दुख दिखाई नहीं दिया। मैं यही समझती रही कि तुम बस यही मेरी बात टालती रहती हो। तुम रो मत बेटा, कोई राजकुमार तुम्हारी जिंदगी में भी जरूर आएगा। अनुपमा ने रोते रोते कहा, माँ जिसको देखो उसे मेरी दौलत ही नजर आती है, मेरे अंदर का दिल किसी को दिखाई नहीं देता है। कोई नहीं मिला माँ ऐसा अब तक जिसने मेरा दिल पढ़ा हो या मुझे किसी को देख करके लगा हो कि मैं उसके लिए ही बनी हूं। अनुपमा अपना दर्द अपनी माँ को नहीं बताती थी, लेकिन आज उसकी तकलीफ उसके बर्दाश्त के बाहर हो गई थी, इसलिए वह अपना गम अपनी माँ के साथ बांट रही थी। अनुपमा की माँ ने उसे फिर समझाते हुए कहा, मेरी बच्ची चुप हो जा, अगर तुम ही ऐसे कमजोर पड़ जाओगी तो कैसे काम चलेगा? मुझे माफ कर दो बेटा, माँ होकर के भी मैं कैसे तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकी। पता नहीं कौन सी बात ऐसी माँ ने कही कि अनुपमा ने खुद को संभाल लिया और वह चुप हो गई। उसने आंखों से आंसू पोंछ करके माँ से कहा, नहीं मम्मा आप सॉरी मत बोलिए, मैंने ही कभी आपको कुछ नहीं बताया तो आपको कैसे पता लगेगा, और आप परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो बस यूं ही दिल भर आया था तो आपसे कह दिया। आप परेशान मत होइए, आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है मम्मा। तब माँ ने अनुपमा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जानती हूँ बेटा, अच्छा अगर आज मम्मा कुछ कहेंगी तो बात मानोगी? अनुपमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी मम्मा आप जो आज्ञा दीजिए। माँ मेरी बात मान करके कुछ दिनों के लिए कहीं जा करके घूम आओ, तुम्हारा मन भी बढ़ जाएगा। और इस और में माँ की थोड़ी शरारत छिपी थी, इसलिए और कह करके आगे की बात उन्होंने नहीं कही। तब अनुपमा ने माँ से मुस्कुरा करके पूछा, इस और से आपका क्या अभिप्राय है मम्मा? कहीं जो मैं सोच रही हूँ वही तो नहीं कहना चाहती आप? माँ अच्छा तो पहले तुम ही बताओ क्या कहना चाहती हूँ मैं। अनुपमा नहीं मम्मा प्लीज आप ही बताइए ना। माँ अगर तुमने अनुमान ठीक नहीं लगाया तो मैं बता दूंगी। अनुपमा ने लजाते हुए कहा, नहीं मम्मा मुझे शर्म आती है। माँ मेरी बेटी को भी शर्माना आता है, मैं तो समझती थी बड़ी कंपनी की मालकिन को इन बातों के लिए फुर्सत कहाँ है। अनुपमा मम्मा प्लीज। माँ अच्छा एक बात बताओ, अभी शर्म आ रही है फिर
अभी थोड़ी देर पहले कैसे अपने दिल की बात कह रही थी। अनुपमा, वो तो बातों बातों में बोल दिया था। माँ ठीक है, बताती हूँ कि और के आगे क्या कहना चाहती थी मैं। और हो सकता है कि तुम्हारे घूमने जाने पर वहाँ दामाद जी मिल जाएं। अनुपमा ने प्यार से रूठते हुए कहा, क्या मम्मा आप कुछ भी बोल देते हो। माँ इसमें कुछ भी कहाँ, हम अपने दामाद जी की ही तो बात कर रहे हैं। अनुपमा, अभी वो मिले भी नहीं है और दामाद जी अपने भी हो गए। माँ भले अभी तक ना मिले हो, मगर हमें यकीन है तुम उनसे बहुत जल्दी ही मिलोगी बेटा। अनुपमा, माँ आज क्या हो गया है आपको। माँ आज मैं बहुत दिनों के बाद अपनी बेटी से जो मिली हूँ। अनुपमा ने हैरानी से कहा, माँ मैं कहाँ गई थी, हमेशा आपके पास ही तो थी, फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हो। माँ ने कहा, तुम पास हो करके भी बहुत दूर थी बेटा, आपिस घर, बस यही जिंदगी बन गई थी तुम्हारी। जाने कितने दिनों के बाद तुम्हें आज इस तरह खुल के मुस्कुरा करके बात करते हुए देखा है मैंने। मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितना खुश हूँ। अनुपमा, आई एम सॉरी मम्मा, अगर मेरी वजह से कभी आपको दुख पहुँचा है तो। माँ सॉरी एक्सेप्ट तभी होगी जब तुम इस वीक में ही समय निकाल करके कहीं घूम करके आओगी। अनुपमा, ओके प्रॉमिस, मैं इस सैटरडे संडे को आगरा जा करके ताजमहल देख करके आऊंगी, तब तो आप खुश हैं ना मम्मा। माँ ने मुस्कुरा करके कहा, हाँ। अनुपमा, आप भी साथ में चलोगी ना मम्मा। माँ ने शरारत करते हुए कहा, अगर मुझे तुम्हारे साथ देख करके दामाद जी डर करके भाग गए तो। अनुपमा ने रूठते हुए कहा, जाओ हम आपसे बात नहीं करते हैं। माँ ने तब अनुपमा को मनाते हुए कहा, अरे मेरा प्यारा बच्चा, मम्मा तो मजाक कर रही थी, ऐसे नहीं रूठते हैं। तब अनुपमा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आपका बच्चा भी मजाक कर रहा था मम्मा। अब अनुपमा ने कुछ सीरियस होते हुए कहा, मम्मा चलोगे ना आप भी मेरे साथ। माँ तुम तो जानती हो बेटा, अभी दवाई ही ले रही हूँ, तुम घूम करके आ जाओ, मैं यहीं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी और साथ में अपने दामाद जी की खबर सुनने का भी। अनुपमा ने रूठते हुए कहा, मम्मा प्लीज। और वह बेड से खड़ी हो गई। माँ अच्छा अब नहीं कहती। अनुपमा, मम्मा आपने खाना खाया। हाँ मैंने खा लिया, तुम भी खा लो, देखो बेचारी कमला बाहर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अनुपमा, अच्छा माँ आप आराम कीजिए, मैं खाना खा करके आती हूँ। तब अनुपमा रूम का गेट खोल करके बाहर चली जाती है। अनुपमा ने डाइनिंग रूम में आ करके देखती है कि कमला आंटी चेयर पर बैठी हुई है, किसी से फोन पर बातें कर रही थी। जैसे ही कमला आंटी ने अनुपमा को आते देखा तो वह अपना फोन कट करके चेयर से खड़ी हो गई। अनुपमा ने कमला आंटी के पास जा करके मुस्कुरा करके कहा, आंटी जी फोन कट क्यों कर दिया, आप किससे बातें कर रही थी, आराम से बात कर लो। कमला आंटी को लगा मैडम ऐसा इसलिए बोल रही हैं क्योंकि उन्होंने उसे बात करते देख लिया है। बेचारी कमला ने तब डरते हुए कहा, छोटी बहन को कुछ जरूरी काम था इसलिए फोन किया था, लेकिन अब हो गई बात। अनुपमा ने प्यार से कहा, आंटी जी आप गलत मत समझिए, मैंने गलत तरीके से नहीं कहा, अगर कुछ और बात करनी है तो आप कर लीजिए। बेचारी कमला आंटी यह सुन करके और डर गई, उन्हें लगा कि मैडम उसे ताने मार रही हैं। तब उन्होंने मैडम से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी मैडम जी गलती हो गई, आगे से ख्याल रखेंगे। वो आज आपको आने में देरी हो गई थी तो इसलिए हमने सोचा कि फोन पर बात ही कर लेते हैं। अनुपमा, आंटी जी आपने मेरे कहने का मतलब फिर से गलत समझा, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपसे सॉरी मुझे बोलना चाहिए। मेरी वजह से आपको आज अपने घर जाने में देरी हो गई, इसलिए सॉरी आंटी जी। कमला आंटी को आज मैडम का बदला हुआ रूप कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या ये मैडम अनुपमा मैडम ही है या उनका रूप बदल करके कोई और आ गया है। कमला आंटी को सोचते देख करके अनुपमा ने उनसे कहा, आंटी अगर आगे से कभी मुझे आने में देरी हो जाए तो आप अपने घर चली जाया करो, क्योंकि अंकल को भी अच्छा लगेगा जब आप समय पर घर पहुंच जाएंगी, क्योंकि दिन भर तो आप साथ में नहीं रह पाते, पर शाम को समय से घर पर पहुंच करके आपको कुछ समय तो साथ में बिताना ही चाहिए। मैडम की इन बातों को सुन करके कमला आंटी को अच्छा लगा। अब उन्हें यकीन हो गया था कि आज सच में मैडम में बदलाव आ गया है। तब उसने मैडम से नम्रता पूर्वक कहा, मगर मैडम आपका ख्याल रखना भी तो मेरी जिम्मेदारी है, कौन सा बहुत दूर जाना होता है, पास में ही तो जाना है। अनुपमा,
फिर भी हम कह रहे हैं अगर कभी हमको आने में लेट हो जाया करे तो आप हमारा खाना रख करके चली जाया करो। मेरा मानना है जितना समय पति पत्नी एक दूसरे को दे सकते हैं उतना अवश्य देना चाहिए, इससे दोनों में प्रेम और भी गहरा हो जाता है। कमला आंटी को अनुपमा की ये बात सुन करके उनके साथ अपनेपन का एहसास हुआ। तब कमला ने कुछ सकुचाते हुए अनुपमा से कहा, मैडम जी एक बात कहें आपसे। अनुपमा, हाँ जी आंटी जी, आप निसंकोच कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप। कमला, मैडम आप भी शादी कर लीजिए, आपकी उम्र में हमारी शादी में एक बेटा भी हो गया था। आंटी की बात सुन करके अनुपमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए आंटी से कहा, उन्हें अब बहुत ढूंढ रहे हैं आंटी जी, मगर पता नहीं वह कहाँ छिपे हुए हैं, सामने ही नहीं आते। तब आप ही बताइए हम शादी कैसे करें। अनुपमा ने कुछ शरारती अंदाज में कहा था, इसलिए आंटी को उसकी बात कुछ समझ में नहीं आई थी। आंटी ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या उन्होंने आपसे झगड़ा कर लिया है, इसलिए क्या वह आपसे कहीं दूर चले गए हैं। अनुपमा ने मुस्कुरा करके कहा, आंटी जी वह अब तक मिले ही नहीं है तो झगड़ा कैसे करूंगी मैं उनसे। हाँ, उनसे नाराजगी तो बहुत है, जब मिलेंगे तब झगड़ा जरूर करूंगी और पूछूंगी क्या आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। बेचारी कमला आंटी को अनुपमा की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने इन बातों का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। तब उन्होंने अनुपमा से कहा, मैडम जी अगर बुरा ना माने आप तो कुछ कहना चाहते हैं। अनुपमा, आंटी जी आप क्या कहना चाहती हैं, कहिए ना, हम क्यों बुरा मानेंगे भला। कमला आंटी ने सकुचाते हुए कहा, मैडम जी आपसे सब डरते हैं, इसलिए हो सकता है साहब भी आपके डर की वजह से सामने ना आ रहे हो। पता नहीं आंटी की इस बात में क्या था, लेकिन उनकी यह बात अनुपमा के मन पर चोट कर गई। आंटी की बात सुन करके अनुपमा की आंखें छलक आई। उसने आंटी से कहा, आंटी जी आप जब कह रही हैं तो आपने जरूर मुझे किसी के साथ गलत व्यवहार करते देखा होगा, या मुझे किसी को गलत बोलते या किसी पर नाराज होते हुए मुझे देखा होगा। बताइए क्या ऐसा करते आपने मुझे देखा है। अनुपमा की आंखों में आंसू देख करके आंटी को बुरा लग रहा था, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अनुपमा से कहा, देखो देखा तो नहीं है, बस सुना है। अनुपमा, आंटी जी और आपने सुनी हुई बात पर कैसे यकीन कर लिया। हम मानते हैं हम कम बात करने लगे हैं, किंतु हमने कभी आपसे कुछ गलत कहा था, आपसे कभी ऊंची आवाज में बात की थी, फिर आप हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। आंटी जी क्या हम लोगों की पिटाई करते फिरते हैं आंटी जी। कहते हुए अनुपमा की आंखों में आंसू बह करके गिरने लगे थे और उसका गला भर आया था। तब कमला आंटी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि अनजाने में उन्होंने क्या कह दिया। आंटी ने अपनी भूल को सुधारते हुए अनुपमा को समझाते हुए कहा, माफ कर दो मैडम मुझे, मैं भी क्या हूँ, सुनी सुनाई बातों पर मैंने यकीन कैसे कर लिया। अनुपमा ने भरे हुए गले से कहा, आंटी जी जब हम किसी के बारे में गलत नहीं कहते, किसी के बारे में गलत नहीं बोलते, तो लोग हमें फिर भी बुरा क्यों बोलते हैं, क्यों लोग हमें हिटलर कह करके बुलाते हैं आंटी जी। अनुपमा की आंखों से बहते हुए आंसू देख करके आंटी की ममता उमड़ आई। वह भूल गई कि अनुपमा उनकी मालकिन है। तब आंटी अपनी साड़ी से अनुपमा का आंसू पोंछती हैं और अनुपमा को समझाते हुए उन्होंने कहा, अब मत रोइए मैडम, लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोगों के हिसाब से जिएंगे तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा। लोगों की परवाह ना कर इंसान को इस बात की परवाह करनी चाहिए कि वह अपनी नजरों में ऊंचा उठा रहे। आंटी की सांत्वना भरी बातें सुन करके अनुपमा को अच्छा लगा। उसके बहते आंसू अब रुक गए थे। तब आंटी ने अनुपमा से कहा, अब आप खाना खा लो, रात बहुत हो गई है। तब अनुपमा खाना खा लेती है। आंटी अनुपमा को खाना खिला करके अपने घर चली जाती हैं और अनुपमा अपनी माँ के पास जा करके सो जाती है। सैटरडे की सुबह अनुपमा जल्दी जाग करके आगरा जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। माँ ने अनुपमा को तैयारी दे कहा, अच्छा हुआ तुम मेरी बात मान करके घूमने जाने को तैयार हुई। फ्लाइट का टिकट बुक करा लिया ना तुमने। अनुपमा, हाँ जी मम्मा, मैंने कल ही टिकट बुक करा दी थी, आने की भी और जाने की भी। माँ, और ड्राइवर अंकल को फोन कर दिया तुमने। अनुपमा, हाँ मम्मा, अंकल आ चुके हैं और मैं अब निकलती हूँ। कहते हुए अनुपमा कमरे से बाहर आ गई। तब माँ भी उसके साथ उसे गाड़ी तक छोड़ने चली आई। जब अनुपमा गाड़ी में बैठ गई तो माँ ने उसे समझाते हुए कहा, अनुपमा अपना ख्याल रखना बेटा। अनुपमा,
ओके मम्मा, और आप भी अपना ख्याल रखना और दवाई समय पर खा लेना। बाय बाय मम्मा। तब माँ ने भी अनुपमा को बाय कहा और फिर अनुपमा एयरपोर्ट के लिए निकल गई। आगरा शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार श्याम का रहता था। श्याम के परिवार में उसके चाचा चाची, चाचा का बेटा राहुल और श्याम की छोटी बहन सुमन है। श्याम के माता पिता नहीं हैं। जब श्याम और उसकी बहन छोटे थे तभी उसके माता पिता का देहांत हो चुका था, लेकिन उसके चाचा चाची ने श्याम और उसकी बहन को अपने राहुल जैसा ही समझा। उन्होंने कभी भी श्याम और उसकी बहन के साथ पराया बर्ताव नहीं किया। श्याम भी अपने चाचा चाची को बहुत सम्मान करता था, उनकी कही हर सीख को मानता था। श्याम बचपन से एक आदर्श बालक था। वह अपने सभी कामों को व्यवस्थित तरीके से करता था। वह बचपन से ही अनुशासित था। वह अपनों से बड़ों का सम्मान करता था, सबसे प्रेम पूर्वक बात करता था। श्याम के इन गुणों की वजह से सब उसे पसंद करते थे। अपने शिक्षकों को तो श्याम प्रिय छात्र था। चाचा जी के पास भी बहुत पैसा नहीं था, बस ये था कि परिवार भर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। श्याम जब छोटा था तब तो उसकी मजबूरी थी, वह अपने चाचा पर ही निर्भर था। उसी दौरान चाचा जी जहां जॉब करते थे वह कंपनी बंद हो गई। जब चाचा जी को नई कंपनी में जॉब मिली तो वहां उन्हें सैलरी कम मिलती थी, जिससे घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल होने लगा। इसके बावजूद भी चाचा जी ने कभी श्याम और सुमन की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन चाचा जी की स्थिति श्याम से छुपी नहीं थी, इसलिए उसने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ करके कुछ काम करने का निश्चय कर लिया ताकि वह चाचा जी का हाथ बटा सके। चाचा चाची ने उसे बहुत समझाया कि बेटा पढ़ लो, काम करने के लिए बहुत उम्र है अभी। लेकिन श्याम ने उन दोनों को यह कह करके मना किया कि जब घर की स्थिति ठीक हो जाएगी तब वह फिर पढ़ाई कर लेगा। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और घर के हालात सुधरने लगे। श्याम जो भी कमाता अपने चाची जी को दे देता था। चाचा जी हमेशा यह कोशिश करते कि श्याम के पैसे वह खर्च ना करे, और जब चाचा जी के पास कुछ पैसे जमा हो गए थे तब तक चाचा जी ने कुछ लोन बैंक से लेकर के श्याम को एक कार कैब चलाने के लिए दे दी। श्याम ने मेहनत कर कुछ दिनों में ही लोन का पूरा पैसा चुका दिया था और अब गाड़ी उनकी अपनी हो गई थी। जब सब कुछ ठीक हो गया तब श्याम ने कॉलेज में प्राइवेट फॉर्म भर करके अपनी आगे की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। वह अलग बात है कि सुमन उससे 4 क्लास पीछे थी, वह भी अब भैया के साथ में आ गई थी। इस वर्ष श्याम और सुमन का कॉलेज का फाइनल ईयर था। एक दिन श्याम सुबह तैयार हो रहा था, उसने देखा कि सुमन अभी भी सो रही थी। तब श्याम ने सुमन को जगाते हुए कहा, सुमन फाइनल ईयर के एग्जाम हैं तुम्हारे और तुम अभी तक सो रही हो। सुमन ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, क्या भैया सुबह सुबह जगा रहे हो? भैया हमें सब याद है, सोने दो ना प्लीज। और कहते हुए सुमन ने चादर से अपना मुंह ढक लिया। श्याम ने तब फिर से सुमन को जगाते हुए कहा, तुम नहीं उठोगी सुमन? जरा देखो तो घड़ी में कितने बज रहे हैं। सुमन ने सोचा अब भैया नहीं सोने देंगे, तब उसने आंखें मलते हुए उठ करके बैठ गई और उसने आंखें खोलते हुए घड़ी की ओर देख करके कहा, भैया अभी तो 7 भी नहीं बजे हैं और आपने हमें उठा दिया। सुमन की आवाज सुन करके चाची किचन से बाहर आई और उन्होंने सुमन के पास आकर के कहा, क्या हुआ सुमन बेटा? अब सुमन ने चाची को दोनों हाथों से पकड़ करके श्याम की शिकायत करते हुए कहा, देखिए ना चाची, भैया सुबह सुबह ही हमें डांट रहे हैं। चाची ने श्याम पर झूठी नाराजगी जताते हुए कहा, खबरदार श्याम भैया, अगर आपने हमारी बिटिया से कुछ कहा तो। श्याम, मगर चाची पूछो तो इनसे कब डांटा हमने इन्हें? ठहरो तो सुमन की बच्ची, अभी बताते हैं तुम्हें, झूठी शिकायत करती है हमारी। श्याम सुमन के पास गया तो सुमन ने चाची के पीछे छुपते हुए कहा, देखिए ना चाची, अभी भी डांट रहे हैं भैया। चाची, श्याम भैया मत सताओ हमारी बच्ची को, वैसे भी हमारे घर में कुछ दिन की ही मेहमान है सुमन, परीक्षा होने के बाद इनकी शादी हो जाएगी। चाची की बात सुन करके सुमन ने चाची और पास खड़े अपने भैया का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे आप सबको छोड़ करके। सुमन को लगा कहीं भैया उससे नाराज तो नहीं हो गए, इसलिए सुमन ने श्याम से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी भैया। श्याम ने तब प्यार से सुमन से कहा, बिल्कुल पगली है हमारी बहन, हम भला तुमसे नाराज हो सकते हैं? हम प्यार से तो ही कह रहे थे तुमसे
हम जानते नहीं है क्या कि हमारी बहन कितनी मन लगा करके पढ़ाई करती है। बस आज तुमसे बात करने का मन हुआ इसलिए जगा दिया तुम्हें। सुमन, पक्का आप नाराज नहीं होना भैया। श्याम, एक बात बताओ, कभी हम तुमसे नाराज हुए हैं? सुमन, नहीं। श्याम, फिर आज क्यों लग रहा है तुम्हें कि हम तुम पर नाराज होंगे? सुमन, हमें लगा कि आप हमसे नाराज हो गए हैं इसलिए। श्याम ने सुमन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ भी सोच लेती हो, ज्यादा नहीं सोचते हैं। जाओ, अब तैयार हो जाओ, हम जाते हुए रास्ते में तुम्हें कॉलेज छोड़ देंगे। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी भैया, हम अभी आते हैं तैयार हो करके। और तब सुमन वहां से चली गई। भाई बहन का प्रेम देख करके चाची की आंखों में आंसू आ गए थे। श्याम ने जब देखा कि चाची रो रही है, तब श्याम ने उनसे पूछा, क्या हुआ चाची? चाची, कुछ नहीं श्याम भैया, आप दोनों भाई बहन का प्यार देख करके दिल भर आया था। श्याम, आप भी चाची, चलिए हमें नाश्ता दीजिए, बहुत भूख लगी है हमें। तब चाची ने अपने आंसू पोंछ करके श्याम से कहा, तुम बैठो श्याम भैया, हम नाश्ता लेकर के आते हैं। श्याम नाश्ता कर रहा था, तभी सुमन तैयार होकर के वहां आ जाती है और तभी राहुल भी वहां आ जाता है। चाची ने दोनों को देख करके कहा, तुम दोनों भी बैठ जाओ, हम तुम्हारे लिए भी नाश्ता लगा देते हैं। सुमन ने श्याम की प्लेट में से पराठा तोड़ते हुए कहा, नहीं चाची, आप अलग से मत दीजिए, हम भैया के साथ खा लेंगे। तब राहुल ने भी श्याम की प्लेट से खाते हुए कहा, हाँ, हम भी भैया के साथ ही खाएंगे। श्याम पहले से खा रहा था, इसलिए जब वह खा करके उठने को हुआ तो सुमन ने उसे बिठाते हुए कहा, भैया एक निवाला मेरे लिए। श्याम, हमारा पेट भर गया है, सुमन तुम खा लो। सुमन, प्लीज भैया। जब सुमन ने फिर से रिक्वेस्ट की तो श्याम मना नहीं कर सका, उसने खा लिया। सुमन को देख करके छोटे भाई साहब राहुल ने भी एक निवाला भैया की ओर बढ़ाते हुए कहा, भैया प्लीज। राहुल ने प्यार से कहा था तो श्याम ने उसके हाथ से भी एक निवाला खा लिया और फिर वह हाथ धुलने चला गया। तब तक चाचा जी भी बाहर आ गए थे। चाची ने चाचा जी की ओर देख करके कहा, आप भी नाश्ता कर लीजिए जी। चाचा जी ने पास रखे सोफे पर बैठते हुए कहा, पहले बच्चों को करने दो, फिर हम भी कर लेंगे। जब सुमन का नाश्ता हो गया तब वह खड़ी हो गई। उसके बाद राहुल भी आखिरी निवाला खाते हुए खाली प्लेट उठा करके खड़ा हुआ तो चाचा जी ने राहुल से कहा, बेटा ये प्लेट हमें दे दो, हम भी इसी में खा लेंगे। चाची ने जब यह सुना तो मुस्कुराते हुए चाचा जी से कहा, आप खा लो, आपके बाद हम भी इसी प्लेट में खा लेंगे। एक प्लेट में आज सब घर का खाना हो जाएगा। चाची की इस बात पर पास खड़े राहुल और सुमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, किंतु चाचा जी के चेहरे के भाव नहीं बदले। शायद वह कुछ और ही सोच रहे थे। तब चाचा जी ने चाची से पूछा, श्याम ने नाश्ता नहीं किया क्या? दिख नहीं रहा है हमें। तब सुमन ने मुस्कुराते हुए चाचा जी की बात का जवाब देते हुए कहा, भैया ने ही तो आज इस प्लेट में नाश्ता करने की शुरुआत की थी चाचा जी। तभी श्याम वहां आ गया और उसने सुमन से कहा, चलो सुमन, फिर हम तुम्हें जाते हुए कॉलेज छोड़ देंगे। सुमन, हाँ भैया आप बाहर चलिए, हम अभी आए। सुमन ने मुस्कुरा करके कुछ सोचते हुए चाची से कहा, चाची आपसे कुछ बात करनी है, आप यहाँ आएंगी? चाची ने तब सुमन के पास आकर के पूछा, क्या बात है बेटा बताओ। सुमन ने सकुचाते हुए कहा, ओ चाची क्या है कि चाची कहो क्या बात है। सुमन ने शर्माते हुए कहा, इनकी भाभी का फोन आया था, वह कह रही थी कि वह हमसे आज कॉलेज के बाद मॉल में मिलना चाहती हैं और उनके साथ संजीव भी हमसे मिलने आ रहे हैं। यही पूछना था कि हम मिलने जाएं उनसे या नहीं। चाची ने सुमन के गाल पर हाथ लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी बच्ची, जब भाभी के साथ में आ रही हैं तो मिल आओ। हो सकता है कुछ तुमसे बात करनी हो, शादी की शॉपिंग के लिए तुम्हारी पसंद जानना चाह रही हो। सुमन, तो उनसे मिल आए ना चाची हम। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मिल आओ। तब सुमन ने चाची को गले लगाते हुए कहा, मेरी अच्छी चाची। चाची ने मुस्कुरा करके कहा, बहुत हो गया चाची से प्यार, अब जाओ, भैया बाहर वेट कर रहे होंगे। सुमन, अच्छा चाची अब हम जाते हैं, बाय बाय बेटा। तब चाची ने भी बाय कहा और चाची किचन में चाचा जी के लिए पराठा लेने चली गई और सुमन बाहर उनके लिए वेट कर रहे उसके भैया के पास। श्याम ने जब सुमन को आते देखा तो उससे कहा, जल्दी आओ सुमन। सुमन जब जल्दी से भैया के पास पहुंची और देरी से आने के लिए उसने भैया से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी भैया। श्याम, कोई बात नहीं, जल्दी से पिछला गेट खोल करके बैठ जाओ।
तब सुमन ने गाड़ी का पिछला गेट खोला और अंदर जा करके बैठ गई और गाड़ी का गेट बंद कर भैया से कहा, भैया आप चलिए। श्याम ने तब गाड़ी ड्राइव करते हुए आगे बढ़ाई। श्याम ने सुमन को उसके कॉलेज छोड़ा और स्वयं फिर अपने रोजाना के काम के लिए निकल गया। कुछ दूर चलने पर ही श्याम को एक पैसेंजर का नोटिफिकेशन मिला। उसने पैसेंजर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और उसे पिक करने के लिए वह एयरपोर्ट की ओर चला गया, क्योंकि पैसेंजर ने नोटिफिकेशन एयरपोर्ट के बाहर से भेजा था। कौन है यह पैसेंजर, या तो श्याम के एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही पता लगेगा। यह पैसेंजर श्याम की गाड़ी में बैठने वाले बाकी पैसेंजर जैसा ही होगा या कोई खास होगा। श्याम कुछ समय बाद ही एयरपोर्ट पर पहुंच गया। सामने से आकर के एक लड़की ने कहा, मैंने ही कैब बुक की है। तब श्याम ने गाड़ी से उतर करके गाड़ी के पिछले गेट को खोलते हुए कहा, प्लीज मैडम बैठिए। तब वह लड़की सीट पर जाकर के बैठ गई और श्याम ने तब गेट बंद कर दिया और अपनी सीट पर जाकर के बैठ गया। श्याम की गाड़ी में बैठने वाली वह लड़की कोई और नहीं बल्कि अनुपमा थी। गाड़ी आगे बढ़ाने से पहले श्याम ने अनुपमा से पूछा, मैडम गाने सुनना पसंद है आपको, तो हम प्ले कर दें? अनुपमा, हाँ जी प्ले कर दीजिए। श्याम, आपको कैसे गाने सुनना पसंद है मैडम, इंग्लिश या हिंदी? आपको जो पसंद हो आप बता दीजिए, हम वही गाने प्ले कर देते हैं। अनुपमा, जी हिंदी गाने पसंद हैं हमें। श्याम ने अब और प्रश्न करना ठीक नहीं समझा, इसलिए उसने मैडम को आज की जनरेशन की समझ करके एक नया गाना प्ले कर दिया। अनुपमा ने गाने के बोल सुन करके कहा, आपके पास पुराने गानों का कलेक्शन है क्या? श्याम, जी हाँ, हमारे पास पुराने गानों का तो बहुत सारा कलेक्शन है। अनुपमा ने जिज्ञासा बस पूछा, आपको भी पुराने गाने सुनना पसंद है? श्याम, जी हाँ, हमें पुराने गाना सुनना पसंद है। अनुपमा, फिर आपने पूछा क्यों? आप अपनी पसंद का गाना प्ले कर देते। श्याम ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, मैडम हमारे लिए हमारी नई कस्टमर की पसंद नापसंद अधिक महत्व रखती है। हमारा फर्ज है अपने कस्टमर का ध्यान रखना। अगर हम अपने कस्टमर का ध्यान नहीं रखते तो लोग हमें फोन कर करके ना बुलाते। अनुपमा को श्याम का हम कह करके बात करना थोड़ा अलग सा तो लग रहा था, मगर अनुपमा को श्याम का हम कह करके बात करना अच्छा लग रहा था। अनुपमा, अच्छा लगा जान करके कि आप अपने कस्टमर का ध्यान रखते हैं। श्याम, थैंक यू मैडम। और श्याम ने धीमी आवाज में एक मुकेश साहब का पुराना गाना सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है प्ले कर दिए। अनुपमा से पूछा, मैडम गाना ठीक है या कोई और दूसरा गाना लगा दें? अनुपमा ने गाने के बोल सुनते ही कहा, नहीं प्लीज चेंज मत कीजिए, मुझे भी यह गाना बहुत पसंद है। श्याम, ओके अब चले मैडम? अनुपमा, जी हाँ चलिए। अनुपमा का जवाब सुन करके श्याम गाड़ी आगे बढ़ाता है। आगरे की रोड पर गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है और रास्ता मानो पीछे छूट रहा था। कुछ समय के बाद अगला गाना चेंज हुआ। अगला गाना था, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। अनुपमा को यह गाना भी बहुत अच्छा लगा। वह गाड़ी के ग्लास से बाहर देखती हुई गाना बहुत ध्यान से सुन रही थी। कुछ समय ड्राइव करने के बाद मैडम के बताए हुए एड्रेस पर एक महंगे होटल के सामने श्याम गाड़ी रोक देता है। श्याम उन लोगों में से नहीं था कि बस अपने कस्टमर से पैसे कमा लिए और बात खत्म। वह अपने हर कस्टमर के साथ भावनात्मक तौर पर जुड़ जाता था। इसलिए आज भी जब उसने एक बड़े होटल के सामने गाड़ी रोकी तो मैडम से उसने जिज्ञासा बस पूछा, मैडम आप इस होटल में रुकेंगी? अनुपमा, हाँ मैं यहीं रुकने वाली हूँ। क्या यह होटल अच्छा नहीं है? श्याम, अच्छा तो है पर बहुत महंगा है। एक दिन रुकने के लिए बहुत पैसे लग जाते हैं इस होटल में। हमें गलत मत समझिएगा, हम अपने हर कस्टमर का ख्याल रखते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी के अनजान शहर में आकर के ज्यादा पैसे खर्च हो जाएं। इसलिए हमने आपसे भी कहा अगर आपको यहीं रुकना है तो वह आपकी मर्जी है। हमारा फर्ज था आपको बताना तो हमने बता दिया। श्याम की बात सुन करके अनुपमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तब उसने श्याम से कहा, आपको हमें बताने के लिए थैंक्स, आप परेशान मत होइए, हम मैनेज कर लेंगे। अनुपमा बोलने के बाद सोच रही थी कि श्याम के साथ कुछ देर रहने की वजह से उसके मुंह से भी मैं की जगह हम निकल गया था। यह सोचते हुए उसके फेस पर स्माइल आ गई। श्याम ने अनुपमा से तब कहा, कोई बात नहीं मैडम जी,
तब अनुपमा ने श्याम की गाड़ी का किराया दिया और उससे कहा, आप एक दिन में कितना कमा लेते हैं? श्याम, सब सीजन पर निर्भर करता है मैडम, मगर आप हमसे यह पूछ क्यों रही हैं? अनुपमा, वह भी बताते हैं, पहले हमें यह बताइए, अभी इन दिनों रोजाना कितना कमा लेते हैं? श्याम, 1500 से 2000 के लगभग। अनुपमा, ओके, आपको अब से लेकर के कल शाम तक हमने बुक कर लिया है और हम इन 2 दिनों के आपको 5000 रुपए दे देंगे। अगर कम है तो वह भी बता दीजिए। श्याम, कम नहीं है बल्कि ज्यादा ही है। अनुपमा, ज्यादा है तो कोई बात नहीं है, कम नहीं होने चाहिए, आपकी मेहनत के पैसे हैं। आप गाड़ी एक तरफ पार्क कर दीजिए जब तक हम अपना सामान होटल रूम में रख करके आते हैं। श्याम, जी मैडम। अनुपमा, आप हमें अपना फोन नंबर दे दीजिए, आपके नंबर की जरूरत पड़ेगी हमें। तब श्याम ने मैडम को अपना फोन नंबर दे दिया। नंबर सेव करते हुए अनुपमा ने श्याम से पूछा, आपका नाम क्या है? श्याम, जी हमारा नाम श्याम है। अनुपमा ने श्याम का नाम अपने फोन में सेव करते हुए कहा, नाइस नेम। श्याम, थैंक यू मैडम। अनुपमा, आप गाड़ी पार्क कर लो, हम अभी आते हैं। अनुपमा होटल की ओर जाने लगी थी कि तभी कुछ सोच करके वह वापस पीछे मुड़ी और श्याम के पास आ करके उसने कहा, श्याम जी, एक बात और कहना चाहते हैं आपसे कि आपके गानों का सिलेक्शन और कलेक्शन बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, मेरी यात्रा को और भी यादगार बनाने के लिए। श्याम, थैंक यू मैडम, और कह करके अनुपमा होटल में चली गई। श्याम होटल के बाहर ही गाड़ी पार्क करके अनुपमा के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ देर बाद अनुपमा बाहर आ गई। उसने देखा श्याम होटल के बाहर रुक करके ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तब अनुपमा ने श्याम के पास आकर के कहा, माफ करना श्याम जी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। श्याम, कोई बात नहीं मैडम। अनुपमा, आपको पता है आपके थोड़ी देर के साथ ने हमें मैं की जगह हम बोलना सिखा दिया और हमें भी यह बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। श्याम, थैंक यू मैडम। अच्छा मैडम, अब कहाँ जाना है आपको? अनुपमा, आपको एक बात और बताते हैं, हम यहाँ के पर्यटक स्थल देखने आए हैं। आप यहाँ के बारे में हमसे बेहतर जानते हैं, इसलिए आप डिसाइड कर लीजिए हमें कहाँ जाना है। श्याम, शुरुआत ताजमहल से ही करते हैं, ताजमहल यहाँ से पास में ही है। अनुपमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पहले हम ताजमहल देखने को चलते हैं। श्याम ने गाड़ी का पिछला गेट ओपन करते हुए कहा, बैठिए मैडम। अनुपमा गाड़ी में बैठ जाती है। जब अनुपमा बैठ गई तब श्याम ने गाड़ी का दरवाजा धीरे से बंद किया और ड्राइवर साइड का दरवाजा खोल करके वह ड्राइवर सीट पर बैठ गया और अपनी साइड का गेट भी धीरे से बंद कर दिया और फिर उसने अपनी सीट बेल्ट लगाया। अनुपमा श्याम को बड़े ध्यान से नोटिस कर रही थी। वह देख रही थी कि श्याम कितने व्यवस्थित तरीके से हर काम कर रहा था। श्याम ने फिर म्यूजिक सिस्टम ऑन किया। इस बार जो गाना प्ले हुआ वह था, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तो दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अनुपमा ने गाने के बोल सुनते ही श्याम से कहा, सच में श्याम जी, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। श्याम, थैंक यू मैडम, अब हम चले मैडम? अनुपमा, जी श्याम जी। तब श्याम ने गाड़ी ड्राइव करते हुए आगे बढ़ा। रास्ते में श्याम का फोन रिंग बजने लगती है। श्याम ने जब फोन देखा तो पता लगा कि चाची का फोन है। तब उसने अनुपमा से अनुरोध करते हुए कहा, मैडम, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या हम गाड़ी एक तरफ रोक करके एक फोन रिसीव कर लें? अनुपमा, प्लीज श्याम जी, आप बात कर सकते हैं। तब श्याम ने एक साइड में गाड़ी रोक दी। चाची का फोन तो कट चुका था, इसलिए श्याम ने उन्हें फोन मिला दिया। कुछ रिंग जाने के बाद चाची ने फोन उठा लिया। तब श्याम ने चाची से कहा, प्रणाम चाची। चाची, खुश रहो बेटा, आज तुम अपना खाना लेने नहीं आए? श्याम ने चाची की बात का जवाब देते हुए कहा, चाची, आज हम खाना बाहर खा लेंगे, आप हमारा इंतजार मत कीजिए। आज एक मैडम जी के साथ हैं, उन्होंने गाड़ी बुक कर ली है तो उन्हीं को ताजमहल लेकर के जा रहे हैं। चाची, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर भी समय पर खा लेना खाना, और ऐसे ही कहीं पर मत खाना। जहां साफ सफाई रहती है और अच्छा खाना मिलता हो वहीं खाना। श्याम, जी चाची, अच्छा, अब हम फोन रखते हैं। और श्याम ने फोन कट कर दिया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अनुपमा ने श्याम के साथ बिताए वक्त में वह कुछ कुछ श्याम को समझने लगी थी।
वह यह समझ गई थी कि अगर उसने श्याम से खाना खाने को नहीं कहा तो वह खाना नहीं खाएगा। इसलिए उसने कुछ सोचते हुए श्याम से कहा, श्याम जी हमें भूख लग रही है, अगर आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट है तो प्लीज गाड़ी रोक दीजिए। श्याम जी मैडम जी, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक अच्छा रेस्टोरेंट है, हम वहीं चलते हैं। अनुपमा ठीक है। तब कुछ दूर चलने पर जब वह रेस्टोरेंट आ गया तो श्याम ने गाड़ी रेस्टोरेंट के पास रोक दी। तब श्याम जल्दी से गाड़ी से यह सोच करके उतरा कि वह पीछे का गेट खोल दे ताकि मैडम आसानी से उतर सकें, लेकिन श्याम के पहुंचने तक अनुपमा गेट स्वयं खोल करके उतर चुकी थी। तब श्याम ने अनुपमा से कहा, मैडम आप जाइए, कुछ खा लीजिए, जब तक हम यहीं आपकी प्रतीक्षा करते हैं। अनुपमा आप भी चलिए श्याम जी। श्याम मैडम हमें अभी भूख नहीं है, हम बाद में खा लेंगे, आप खा लीजिए। अनुपमा अगर आपको नहीं खाना तो हम भी नहीं खाते हैं। श्याम मैडम हमें सच में भूख नहीं है, आप खा लीजिए, जब हमें भूख लगेगी हम भी खा लेंगे। अनुपमा ने रूठते हुए कहा, अब हमें भी नहीं खाना है, आप चलिए हम चलते हैं यहाँ से। श्याम मगर आपने तो कहा था अभी कि आपको भूख लगी है, पर अब क्या हुआ? अनुपमा ने नाराजगी जताते हुए कहा, हमने कहा ना श्याम जी चलिए, हमें भी नहीं खाना है। और अनुपमा गाड़ी का गेट खोल करके अंदर बैठ गई। श्याम ने सोचा शायद मैडम उसके खाना न खाने की वजह से नाराज हो गई हैं, इसलिए वह खाना नहीं खा रही हैं। तब श्याम ने गाड़ी का गेट खोलते हुए कहा, मैडम जी सॉरी, चलिए हम भी आपके साथ खा लेंगे। अनुपमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसने अपनी मुस्कान ओंठों में ही छुपा ली, उसे श्याम के सामने जाहिर नहीं होने दिया और श्याम से कहा, अब हमें नहीं जाना है। श्याम मैडम हमने सॉरी कहा ना आपसे, अगर आप नहीं खाएंगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमारा मतलब है आपको हर्ट करना नहीं था, इससे पहले कभी ऐसा अवसर नहीं हुआ था, इसलिए हमें नहीं पता था कि हमारे मना कर देने से आप नाराज हो जाएंगी, नहीं तो हम आपके साथ खाने से मना नहीं करते। एक बार फिर से सॉरी बोलते हैं, चलिए मैडम प्लीज, हमें भी भूख लगी है। अनुपमा हम जानते हैं आपको भी भूख लगी है, लेकिन आप औरों को तो फिक्र करते हैं, लेकिन जब कोई आपकी फिक्र करे तो यह गलत बात है क्या? बताइए श्याम जी। श्याम हम तो बस अपने कस्टमर की रिस्पेक्ट कर रहे थे मैडम। अनुपमा अगर बदले में कोई कस्टमर आपकी रिस्पेक्ट करता है तो उसे भी उसका मौका देना चाहिए ना श्याम जी। सॉरी मैडम। अनुपमा सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, सच में आप बहुत भोले हैं श्याम जी, चलिए अब चल करके कुछ खाते हैं। तब अनुपमा गाड़ी से उतर करके रेस्टोरेंट की ओर बढ़ जाती है और अब श्याम भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अनुपमा एक टेबल के पास जा करके पहले बैठ गई, तब श्याम अनुपमा से थोड़ी दूर रखी एक टेबल के पास जा करके बैठ गया। तभी श्याम के फोन पर एक अननोन नंबर से फोन आता है। श्याम फोन उठा करके देखता है कि वह नंबर तो अननोन नंबर है। तब श्याम ने फोन उठाते हुए कहा, हेलो। तब सामने से फोन पर किसी ने कहा, आप यहाँ इस टेबल पर आते हैं श्याम जी, या हम आपकी टेबल पर आ जाएं? श्याम ने आवाज पहचान ली, वह अनुपमा मैडम थी। तब श्याम ने बिना कुछ कहे मैडम की टेबल के सामने आकर के बैठ गया। अनुपमा अगर आपको हम अंदर लेकर के ना आते तो आप चाहे कहीं पर बैठ करके खा सकते थे श्याम जी, लेकिन जब हम आपको रेस्टोरेंट के अंदर लेकर के आए हैं तो आपका क्या फर्ज बनता था श्याम जी, आप ही बताइए हमें। श्याम सॉरी मैडम, अनुपमा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, आपने सॉरी बोलना खूब सीख लिया है श्याम जी आपको, लेकिन इस बार माफी की जगह पनिशमेंट मिलेगी। अनुपमा श्याम के चेहरे की ओर देख रही थी कि पनिशमेंट की बात सुन करके श्याम का क्या रिएक्शन होगा, लेकिन श्याम अभी भी नॉर्मल ही था। तब अनुपमा ने श्याम से कहा, आप पूछेंगे नहीं श्याम जी कि हम आपको क्या पनिशमेंट देने वाले हैं? श्याम अगर गलती की है तो पनिशमेंट की कोई शिकायत नहीं है, आप जो भी पनिशमेंट दोगे हमें एक्सेप्ट होगी। अनुपमा आप ये सोच रहे हैं श्याम जी की मीठी मीठी बातें करके पनिशमेंट से बच जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, आपको पनिशमेंट मिलेगी और जरूर मिलेगी। श्याम जी हम कहाँ बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो भी पनिशमेंट देना चाहें हमें दे सकती हैं। अनुपमा हाँ तो हम आपको पनिशमेंट देंगे ही श्याम जी, और आपकी पनिशमेंट यह है कि आज
आप अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करोगे, अपने लिए और हमारे लिए भी। बोलो मंजूर है आपको पनिशमेंट श्याम, या तो चीटिंग है? हमें कैसे पता होगा कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं? अगर आपको हमारा ऑर्डर किया हुआ खाना पसंद नहीं आया तो हमें बुरा लगेगा कि हमारी वजह से आप ठीक से खाना नहीं खा सके। अनुपमा, हो गया आपका श्याम जी, अब हम कुछ कहें? श्याम जी कहिए। अनुपमा, हम ये कह रहे हैं कि प्लीज अब जल्दी ऑर्डर कीजिए, बहुत भूख लग रही है। श्याम ने फिर उदासीनता से कहा, मगर मैडम जी। अनुपमा, अब मगर किस लिए श्याम जी? श्याम, हमें अच्छा नहीं लगेगा अगर आप हमारी वजह से भूखे रह गई तो आप कोई और पनिशमेंट दे दीजिएगा। अनुपमा, आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं या नहीं श्याम जी? देखिए, अगर आपको यही डर है कि हम भूखे रह जाएंगे तो वह तो अगर आप ऑर्डर नहीं करेंगे तब भी हम भूखे रह जाएंगे। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपने ऑर्डर करना है या नहीं। श्याम मन में सोच रहा था कि कहाँ फंस गए हम। अगर ऑर्डर नहीं किया तो मैडम कहीं फिर नाराज हो करके बाहर ना चली जाएं। इसलिए तब श्याम ने खाने का मेन्यू ले करके अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर दिया। तब अनुपमा ने मुस्कुराते हुए श्याम से कहा, थैंक यू श्याम जी, आपसे कुछ पूछ सकते हैं हम? श्याम जी, पूछिए ना, क्या पूछना चाहती हैं आप? अनुपमा, हम आपको बहुत ज्यादा तो नहीं जानते हैं, मगर इतनी देर आपके साथ रहने से हम कुछ तो आपको समझने लगे हैं, ऐसा हमें लगता है। जितना अभी तक हम आपको समझते हैं उससे हमने यह जाना है कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप अपनी चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और खुद से ज्यादा आपको दूसरों की फिक्र रहती है। हम यह नहीं कहेंगे कि दूसरों की फिक्र करना गलत बात है, मगर साथ ही साथ आपको अपना भी ख्याल रखना चाहिए ना। श्याम, जैसा कि हमने आपको बताया था, कस्टमर हमें स्पेशल कॉल करके बुलाते हैं गाड़ी ले जाने के लिए। आपको पता है मैडम क्यों? क्योंकि हम अपने कस्टमर का ध्यान रखते हैं। हम एक तरह अपने कस्टमर के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। जब हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए वह भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। तब आप ही बताइए, क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? अनुपमा, हमने यह नहीं कहा कि आप दूसरों का ख्याल मत रखिए। हम आपसे यह कह रहे हैं कि दूसरों के साथ आपको अपना भी ख्याल रखना चाहिए। एक बात बताइए, अगर हम आपको यहाँ रेस्टोरेंट में अपने साथ जबरदस्ती नहीं लेकर के आते तो क्या आप खाना खाते अभी? प्लीज श्याम जी, सच सच बताइएगा। श्याम, यह सच है कि हम अभी खाना नहीं खाते मैडम, हमारी आदत में हो गया है। हम पहले अपने कस्टमर का ध्यान रखते हैं। अनुपमा, आप ठीक से रहेंगे तभी तो अपने कस्टमर का ध्यान रखेंगे ना, इसलिए अपने खाने पीने का ध्यान भी रखना चाहिए आपको। हमें उम्मीद है कि हम अपनी बात आपको समझा सके हैं और आपसे यह भी आशा करते हैं कि आप इस पर विचार भी करेंगे और अपनी लाइफ में इसे फॉलो करने का प्रयास भी करेंगे। श्याम, थैंक यू मैडम, हम कोशिश करेंगे। तभी वेटर खाने की थाली लेकर के आ जाता है और खाना टेबल पर रख करके चला जाता है। अनुपमा ने खाना देखते ही कहा, आप कह रहे थे कि हमें आपका ऑर्डर किया हुआ पसंद नहीं आएगा, मगर सच कहें तो जो भी आपने ऑर्डर किया है वह सब हमें भी पसंद है। श्याम, थैंक यू मैडम, हमें अच्छा लगा यह जान करके कि आपको हमारा ऑर्डर किया हुआ खाना पसंद आया। अनुपमा ने पापड़ का एक टुकड़ा तोड़ करके खाते हुए कहा, आपको पता है कि आप सॉरी और थैंक्स कहने में जरा भी देर नहीं लगाते हैं। सच कहूं तो आपसे मिल करके अच्छा लगा, प्लीज इस बात पर थैंक यू मत कहिएगा। कहते हुए अनुपमा मुस्कुराने लगी तो श्याम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। जब श्याम मुस्कुरा रहा था तो उसके गाल पर डिंपल बन गए थे। अनुपमा ने सुबह से पहली बार श्याम को हंसते हुए देखा था। तब अनुपमा ने श्याम से कहा, आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आप मुस्कुराते हुए कितने क्यूट लगते हैं, फिर क्यों छिपा करके रखते हैं अपनी स्माइल को? सुबह से पहली बार आपको मुस्कुराते हुए देखा है हमने। श्याम, थैंक यू मैडम, अनुपमा ने मुस्कुराते हुए कहा। आप और आपका थैंक यू। चलिए अब खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तब श्याम और अनुपमा दोनों शांत होकर के खाना खाने लगते हैं। दोनों को खाना हो चुका था। तब अनुपमा ने श्याम से कहा, आपने कुछ मीठा
तो ऑर्डर किया ही नहीं। खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना तो बनता है ना श्याम जी, बताइए क्या खाएंगे आप? श्याम, नहीं मैडम जी, हमें कुछ नहीं खाना है, अब आप अपने लिए ऑर्डर कर दीजिए। अनुपमा ने नाराजगी जताते हुए कहा, अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले ही कुछ समझाया था ना श्याम जी, और आप अभी से ही ऐसा करने लगे। श्याम, मैडम सच में हमें नहीं खाना, आप खा लीजिए। तब अनुपमा ने उदास होकर के खड़े होते हुए कहा, ठीक है मत खाइए, आप चलिए, अब यहाँ से चलते हैं, हमें भी नहीं खाना है। जब श्याम ने अनुपमा का उदास चेहरा देखा तो वह भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और रिक्वेस्ट करते हुए श्याम ने अनुपमा से कहा, प्लीज मैडम आप बैठ जाइए। श्याम के रिक्वेस्ट करने पर भी अनुपमा नहीं बैठी, वह अब श्याम से नाराज हो गई थी। श्याम ने जब देखा कि मैडम अभी भी नहीं बैठी हैं, तब श्याम ने फिर से मैडम से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, यह तो गलत बात है ना मैडम, अगर आपको खाना है तो आप खा लीजिए, हम कहाँ आपसे मना कर रहे हैं, मगर इस तरह नाराज मत होइए प्लीज। अनुपमा ने रूठते हुए कहा, आपके यहाँ ऐसा होता होगा श्याम जी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है कि आप खाते रहो और आपके साथ वाला बेचारा आपके मुंह की ओर देखता रहे। श्याम, हम अपनी गलती मानते हैं, सॉरी मैडम जी, आप बैठ जाइए, आपको जो ऑर्डर करना है कर दीजिए, हम भी खा लेंगे। अनुपमा तब अपनी चेयर पर बैठ जाती है। अनुपमा ने श्याम से रूडली कहा, ठीक है, फिर आप ऑर्डर कर दीजिए। श्याम, मगर हमें नहीं पता कि आपको क्या खाना है, प्लीज आप ही ऑर्डर कर दीजिए। अनुपमा, आपको पता है ना रूल्स पनिशमेंट वाला। श्याम, ठीक है, तब हम ही कर देते हैं। तब श्याम ने 2 आइसक्रीम ऑर्डर कर दी और दोनों खामोश बैठ करके आइसक्रीम आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर में वेटर आइसक्रीम दे गया था। आइसक्रीम देख करके अनुपमा ने खामोशी तोड़ते हुए श्याम से कहा, वेरी नाइस फ्लेवर श्याम जी, सच में आपकी पसंद बहुत अच्छी है। श्याम, थैंक यू मैडम। अनुपमा, सॉरी श्याम जी, हम जानते हैं कि आपको यूं हमारा परेशान करना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम यह अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हमें यह सब आपके लिए करना पड़ रहा है। अगर हम थोड़ा रूड नहीं होते तो आप हमारी बात नहीं मानते। श्याम, हम यह जानते हैं मैडम, हमें आपका यह करना बुरा नहीं बल्कि अच्छा लगा, हमें इस बात की खुशी हुई कि आप दूसरों का भी ख्याल रखती हैं। अनुपमा, हम सोच रहे थे कहीं आप नाराज ना हो जाएं, पर थैंक्स, आपने हमें समझा। श्याम, कोई बात नहीं मैडम, अब जल्दी से आइसक्रीम खा लीजिए, हमें यहाँ काफी समय हो गया है। अनुपमा, ओके। तब दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। आइसक्रीम खा लेने के बाद दोनों बिलिंग काउंटर की तरफ चले जाते हैं। अनुपमा बिल पे करने के लिए बिलिंग काउंटर पर जाती है। जब अनुपमा ने बिलिंग अमाउंट देखा तो कैशियर से कहा, शायद आपसे कोई गलती हो रही है, आप एक पर्सन का बिल ले रहे हैं लेकिन हम 2 लोग हैं। कैशियर ने अनुपमा की बात का जवाब देते हुए कहा, मैडम मैं एक पर्सन का ही बिल ले रहा हूं, आपके साथ वाले सर ने 2 अलग अलग बिल बनाने के लिए कहा था। जब अनुपमा ने एक बार वहां से पीछे मुड़ करके श्याम की ओर देखा, तब अनुपमा को अपनी ओर देख करके श्याम ने अपनी नजर दूसरी तरफ कर ली। श्याम के ऐसा करने से पता नहीं क्यों मगर अनुपमा को अच्छा नहीं लगा। वह मन में कहती है, श्याम जी आप ऐसे क्यों हैं, क्यों किसी को आपकी मदद नहीं करने देते, जबकि खुद को सबकी फिक्र रहती है। अनुपमा को खामोश देख करके कैशियर ने अनुपमा से कहा, मैडम बिल पे कर दीजिए। अनुपमा ने जब श्याम की ओर इशारा करते हुए कैशियर से कहा, उनका बिल भी हम ही पे कर रहे हैं। कैशियर, सॉरी मैडम, उन्होंने मना किया हुआ है कि हम आपसे उनका बिल ना लें। अनुपमा ने कैशियर को बिल अभी ना करने को कहा और वह श्याम के पास आ गई। उसने श्याम की ओर देखते हुए कहा, देखिए श्याम जी, यह करना गलत है, यह रेस्टोरेंट महंगा है, प्लीज आप अपना बिल हमें पे करने दीजिए। श्याम, हमने आपकी बात मान करके आपका सम्मान किया है, अब आप हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने दीजिए। अनुपमा, इसमें जिम्मेदारी कहाँ से आ गई श्याम जी? श्याम, जिम्मेदारी यह है कि हमें अपने कस्टमर का भी ख्याल रखना है, उनके पैसों का यूं हम अपने पर खर्च नहीं कर सकते हैं। अनुपमा, मगर इस तरह तो जो आप हमसे गाड़ी का किराया लेंगे उसका एक बड़ा हिस्सा तो आप पर खर्च हो जाएगा। श्याम, मैडम हर जगह रुपए ही नहीं देखे जाते हैं, आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है। आपने हमारा मान रख करके हमें अपने साथ खाना खिलाया, उतना सम्मान ही हमारे लिए बहुत है, लेकिन जो सम्मान आपने हमें दिया उसके बदले में हमें भी आपका मान रखना चाहिए ना। अनुपमा, लेकिन
आप कहाँ रख रहे हैं हमारा मान श्याम जी? अगर आप हमारा मान रख रहे होते तो आप हमारी बात मान लेते और हमें बिल पे करने देते। श्याम मैडम, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्लीज हमें अपना फर्ज निभाने दीजिए। अगर हमने आज आपको अपने खाने के पैसे देने दिए तो कल हमारी यह आदत भी बन सकती है कि हम कल अपने किसी दूसरे कस्टमर को लेकर के किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं और उनके साथ मुफ्त का खाना खाने की कोई तरकीब खोजने लगे। आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी गलत आदत हमारे अंदर मत डालिए मैडम। श्याम की बातों में ना जाने क्या था, अनुपमा की आंखें भर आई। उसने तब अपनी आंखों में आए आंसू पोंछते हुए कहा, हम समझ गए आपकी बात को, हम अब नहीं कहेंगे आपका बिल पे करने के लिए। सच में आप जैसा इंसान हमने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। आप सच में एक जिम्मेदार इंसान हैं। हमें हमारी यह ट्रबल हमेशा याद रहेगी। हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं जो कि हमें आपकी गाड़ी में बैठने का मौका मिला। श्याम ने नम्रता से हाथ जोड़ते हुए अनुपमा से कहा, मैडम आपका बहुत बहुत आभार जो आपने हमें इस काबिल समझा। अनुपमा प्लीज श्याम जी, ऐसे हाथ जोड़ करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आभार आपका नहीं बल्कि हमें आपका मानना चाहिए जो कि आपने हमारी बात का मान रखा और हमारी नाराजगी को बर्दाश्त किया। श्याम कोई बात नहीं मैडम, आपने नाराजगी भी हमारे भले के लिए ही तो व्यक्त की थी। अच्छा अब हमें बिल पे करके चलना चाहिए। अभी कैश काउंटर पर भीड़ नहीं है, नहीं तो फिर वेट करना पड़ेगा और फिर हमें ताजमहल भी तो पहुंचना है मैडम। अनुपमा ने हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, चलिए बिल पे कर देते हैं। तब श्याम और अनुपमा दोनों अपना अपना बिल पे करके रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। श्याम गाड़ी का पिछला गेट ओपन करता है और तब अनुपमा अंदर बैठ जाती है। श्याम गाड़ी का गेट बंद करके अपनी ड्राइवर सीट पर आ करके बैठ जाता है और म्यूजिक ऑन कर देता है और गाना प्ले हो जाता है। गाना था, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। और फिर तब श्याम गाड़ी आगे बढ़ा देता है। अनुपमा गाने के बोल बड़े ध्यान से सुन रही थी और मन में सोच रही थी, अगर आदमी होशियारी सीखे बिना श्याम जी जैसा हो, सीधा साधा ईमानदार, तो क्या जरूरत है होशियारी सीखने की। फिर चाहे उस इंसान को दुनिया अनाड़ी कहे तो कहती रहे, तो वह अनाड़ी ही ठीक है। मगर ऐसी होशियारी की क्या जरूरत है जो एक इंसान को दूसरे इंसान को लूटना सिखाए। उससे अच्छा तो इंसान अनाड़ी ही सही है। अनुपमा ऐसे ही ख्यालों में खोई हुई गाड़ी के ग्लास से बाहर देख रही थी और गाड़ी आगरा की सड़क पर दौड़ती हुई अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती जा रही थी। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।